हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक में, नए बुक्स है, गाइड है, उसकी बात हम लोग करेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे ये आपको हेल्प करेगा। अभी आप देखे होंगे कि बिहार पुलिस का बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया या बिहार सीटेट हुआ, इसको लेकर के बहुत सारे चीज़ें मार्केट में बहुत लोग लगे हुए हैं। तो उसी को देखते हुए मैं जो अब स्टार्ट करने का जो प्लान कर रहा हूँ, मैं जो स्टार्ट करने आज जा रहा हूँ, जिसका नाम है लूसेंट। ये बहुत ही फेमस है और वाकई में ये एक ऐसा हो जिसमें कि जैसे कि ग्रुप डी हो गया, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का हो गया, पुलिस का कोई भी ले लीजिए, इवन पीसीएस तक के लेवल का जितने भी नीचे जो भी एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ाम में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि एक जो टेक्स्ट बुक होता है और टेक्स्ट बुक और गाइड में क्या अंतर होता है। ठीक है, नॉर्मली आदमी को पता नहीं होता है कि टेक्स्ट बुक और गाइड में क्या अंतर होता है। टेक्स्ट बुक जैसे कि हम किताब पढ़ते हैं, जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कि जो डिटेल्स में लिखा हो उसको बोलते हैं टेक्स्ट। जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी क्या है? टेक्स्ट बुक है। और वही जो बात करते हैं गाइड की, तो लूसेंट क्या है? एक तरह का गाइड है। एक मार्केट में यूनिक आती है, यूनिक की गाइड आती है, तो ये गाइड होता है। गाइड का मतलब यही होता है कि कलेक्शन ऑफ जो क्या बोलते हैं उसको क्रीम करके निकाला जाता है किसी बुक से, जो है सिनॉप्सिस करके उसको तैयार किया जाता है। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं उसमें, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो बनते हैं, उससे क्या होता है बुक से समराइज करके निकाल करके एक कंपाइल करके जो तैयार किया जाता है उसको कहते हैं गाइड। ठीक है, तो गाइड में लूसेंट जो है एक तरह का गाइड है और इस गाइड में बहुत फेमस है। लगभग हर स्टूडेंट के पास ये आपको लूसेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, खास करके छोटे एग्जाम में डेफिनेटली है कि इससे बाहर जाने का सवाल ही नहीं होता। लगभग आप देखेंगे तो जो जितनी आपको सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट है हो जाता है। इसके अलावा जैसे करंट अफेयर है तो मैगजीन्स का वो आप कवर करके कर सकते हैं। हालांकि मैं करंट अफेयर की भी बहुत अच्छे से कराऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट में अभी लूसेंट है, तो लूसेंट में क्या है? फैक्चुअल भरा हुआ है उसमें मैटर। तो फैक्चुअल में दिक्कत क्या होती है? आप रट तो जाते हैं, किसी को रटने में याद हो जाता है, किसी को नहीं याद होता है, किसी को 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं। तो मेरा जो पर्पस है, उद्देश्य है जो स्टार्ट करने का लूसेंट, वो लूसेंट का यही पर्पस है। लिख देते हैं लूसेंट जो स्टार्ट करने का मेरा पर्पस है कि जो लिखा हुआ है आप रटते हो, लेकिन उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टोरी है, उसको कैसे हम जल्दी से जल्द समझ करके अपने दिमाग में उसको मेमोराइज करेंगे। उसके लिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा अच्छे से, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो, आसानी हो। ये नहीं कि रट्टा मार रहे हो और आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली कुछ लोग तो होते हैं जो इसको बहुत अच्छी तरह से रट जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। उसको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्सेप्ट के लिए सब बोल देता है कि जाओ एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी का भी इतनी लैंग्वेज टफ होती है कि समझने में काफ़ी लैंग्वेज का बहुत डिफिकल्टी होती है। कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं होती है, लैंग्वेज की दिक्कत होती है। इतना वर्ड इतने हार्ड लिखे होते हैं कि इंग्लिश है तो प्योर इंग्लिश है, हिंदी है तो प्योर हिंदी है, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। तो जो लूसेंट में लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि हम लोग सारे पढ़ेंगे, बल्कि लूसेंट को भी हम लोग और समराइज करेंगे, ताकि उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे एग्जाम में रेगुलर आते हैं, जो आएंगे उसी को किया जाएगा। बाकी उसको भी हम लोग और कंपाइल करेंगे और सिनॉप्सिस करेंगे और छोटा करेंगे, ताकि आपको और आसानी हो जाए, कम मेहनत करना पड़े, अननेसेसरी चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी को देखते हुए हम लूसेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आज जो स्टार्ट होगा वो पॉलिटी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारे धीरे धीरे सारे कवर होंगे, लेकिन यही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है अभी जा करके तरह तरह के कर रहे हैं। उनको एक चाह रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे जितने भी अवेलेबल है, आप देखेंगे कि उसी का कॉपी करके पीडीएफ बना करके सिर्फ लाइन दिलवाया जा रहा है, तो उसमें आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। क्लियरिटी देखिए कैसे आता है, आप देख करके बताइएगा आप कैसा लगेगा आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लूसेंट को कैसे पढ़ना है। और जब भी आप पढ़िए, लूसेंट में एक और बात कहना हूँ कि जब भी जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो आप जब भी वीडियो देखिए लूसेंट अपने पास खोल के रखिए, ताकि उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन अनवांटेड चीज़ को मैं हटाते भी जाऊंगा। तो उसको आप इग्नोर करते हुए जो जो ये चीज़ें किया जा रहा है उसको एटलीस्ट आप उसको नोट्स बनाइए, आप प्रॉपर उसको रिवीजन करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो खोल के देख सकते हैं उसको। तो उससे क्या होगा, आपकी क्लियरिटी आएगी, बहुत मज़ा आएगा, एकदम अलग फ्लेवर में आपको बिल्कुल मिलेगा। तो एकदम कान खोल के, दिमाग खोल के, एकदम एंटीना खड़ा करके अपना एकदम नेटवर्क लगा करके 5G के स्पीड में आप बढ़िया तरीके से आप मेंटेन करिए
उसके बाद देखिएगा इसका मज़ा कैसे आता है। बहुत अच्छी से क्लैरिटी, आपको कहीं जाने की, कोई कोचिंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ रेगुलर ये देखिए लेक्चर, उसके बाद आपको सारा सब याद हो जाएगा। और मैं यही हो सके तो मैं इसमें भी याद करवाते रहूँगा ताकि आपकी मेमोराइज़ हो। हाँ, वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाए, बट ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अब 2-2 3-3 घंटे की उधर क्लास हो रही है, उससे बेटर है कि छोटा छोटा मैं आधे घंटे 20 मिनट के आसपास का मैं रखूँगा, ताकि आपको भी डोज जो मिलते रहे एक ऐसा हो कि आपको डाइजेस्ट हो सके। खाना उतना ही खाइए जितना कि डाइजेस्ट हो सके। खाना बार बार थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए। इससे क्या होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। तो इससे क्या होगा कि मेमोरी अच्छी रहेगी। तो इसी को देखते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान, स्टार्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिटी का सेक्शन है, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो आप समझिए कि सबसे पहली बात है कि हम लोग तो डायरेक्ट कोई संविधान से स्टार्ट कर रहा है। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये पॉलिटी का सबसे टफेस्ट होता है, ये चैप्टर सबसे टफ होता है। कितने बार आप पढ़ोगे, रटोगे, फिर भूलोगे, फिर रटोगे, फिर भूलोगे, तो इसमें दिक्कत आती है। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे, ये टफ है। और सबसे बड़ी बात है, जब पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ेंगे, तो संविधान पढ़ने से एक होता है कि आप 1947 या 50 से स्टार्ट कर दीजिए, वो नहीं है। सबसे पहले संविधान का कैसे इसका ग्राउंड बना, कैसे हम लोग धीरे धीरे एक संविधान बनाने की तरफ आगे बढ़े, कैसे उसमें धीरे धीरे चेंजेस आया, फिर कैसे फाइनली हमने तैयार किया, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो संविधान का विकास का मतलब यही हो गया कि कहीं ना कहीं हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास को जोड़ते हुए फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान का विकास हुआ है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री की थोड़ी चर्चा करेंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो आप देखिए कि प्लासी का युद्ध, अब बोलते हैं प्लासी का युद्ध, ठीक है, और हिंदी में ही मैं लूँगा ताकि आसानी होगी। प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी का युद्ध हुआ कब हुआ, तो 1757 में हुआ था, ठीक है। ये हिस्ट्री का सवाल है, ऐसे रेगुलरली आता है। तो इसका एग्जैक्ट है 23 जून 1757 को ये स्टार्ट हुआ प्लासी का युद्ध। कौन इसके बीच में लड़ा था, मैं बेसिक ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, ये इसकी जीत हुई थी, लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई थी। तो अब देखिए 23 जून 1757 ये डेट है जहाँ से क्या है, अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना शुरुआत किया भारत के ऊपर डोमिनेंस करना। कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ कि हमारे ऊपर एक प्रेशर होने लगा कि अब जो है अंग्रेज़ कहीं ना कहीं अब लीड लेना शुरू कर दिए, और आगे वो लोग का प्लान स्टार्ट होने लगा कि कैसे हम इंडिया के ऊपर रूल करेंगे। तो इसको देखते हुए क्या हो रहा है कि जैसे स्टार्ट हुआ तो ये सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव ने जीत लिया, उसके बाद प्रेशर बनना शुरू हुआ। इसी की अगली कड़ी की बात करते हैं 1764 में, ठीक है। ये लगभग 22-23 अक्टूबर का है 1764 में। ये क्या हुआ, बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो ये भी जान लीजिए। जो बंगाल के थे, बंगाल के मीर कासिम और अवध का सिजाउद्दौला और मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इन तीनों ने क्या किया, किसके अगेंस्ट, तो हेक्टर मुनरो ये अंग्रेज था। इसने क्या किया कि इन तीनों को, जो देखिए कि बंगाल, अवध और मुगल, ये जितने लोग थे, तीनों को क्या किया, अकेले ने क्या किया, इसको इन तीनों को हरा दिया युद्ध में। तो तीनों को हराने के बाद ये तो स्टार्ट हुआ कि चलो प्लासी का युद्ध इसके बीच में हो गया, लेकिन इन तीनों को जब हराया तब कहीं ना कहीं फाइनली ये डिसाइड हो गया कि अब जो है भारत में अंग्रेज़ों का शासन अब होगा, अब इसको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर आ गया और कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों ने बढ़त ले लिया। तब अब ये हो गया कि अब अंग्रेज़ों को भी लग गया कि अब हम लोग को कोई हरा नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या किया
कि अब ये लोग अगला प्लान करना शुरू कर दिया कि अब भारत के ऊपर हमको कैसे रूल करना है। तो रूल करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ नियम कानून बनाने होंगे, ठीक है। तो नियम कानून बनाने होंगे तभी हम रूल करेंगे इसके ऊपर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब स्टार्ट किया रूल बनाना यहाँ। तो 1773 में, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 1773 का जो रेगुलेटिंग आया, हिंदी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। और इसको पहली बार, ये पहला ऐसा नियम बनाया गया अंग्रेज़ों द्वारा जो भारत के ऊपर रूल करने के लिए इसने स्टार्ट किया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट में ये किया गया कि सबसे पहले कि ये पहला था। दूसरी बात है, देखिए जैसे बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर को क्या किया गया, गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल। यानी पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, यानी इसको काफ़ी ऊपर कर दिया, ये उससे भी ऊपर पोस्ट कर दिया। और इसको बनाने का पर्पस यही है कि अब पहले पूरे बंगाल को अच्छी तरीके से ये करो, रूल करो। तो ये गवर्नर जनरल का आया। तो ये अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला है कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया, तो 1773 हो गया। दूसरा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसको कह रहे हैं कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये एक्ट हो गया 1773 के तहत। और इसका गवर्नर जनरल कौन बना सबसे पहले, ठीक है। तो प्रथम हो गया ये गवर्नर जनरल जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ये अंग्रेज है। ये पहला ऐसा गवर्नर जनरल है बंगाल का जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 1773 में या 73 रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वारेन हेस्टिंग इसका नाम है। और इसी ने सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना, गवर्नर जनरल बना, ठीक है। पहला तो ये नियम इन लोगों ने बनाया। दूसरा इसी में और बनाया 1773 में ही, ये पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया कि 1774 यानी 1774 में क्या किया कि कलकत्ता में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। यानी 74 में क्या किया गया, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया 74 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन दे देगा कि किस ईयर में किया गया है, 72, 73, 74, 75। तो आंसर क्या होगा, 74 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें और आगे बात करते हैं कि जैसे तीसरा बनाया, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं तो इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी को था, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके ऊपर क्या किया, रेगुलेट करना ये लोग शुरू किया। कौन, अंग्रेज लोग। यानी अंग्रेज जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उसने क्या किया कि कंपनी के लिए बहुत तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ठीक है। यानी इसके काम करने का दायरा को सीमित कर दिया गया, ठीक है, सीमित कर दिया गया इसकी। जैसे मान लीजिए व्यापार करना हो तो जो रूल रेगुलेशन जो बना के दिया कि नहीं आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जो निजी चीज़ें हैं कि इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के, जैसे रिश्वत लेना या किसी से गिफ्ट ले लेना, इस तरीके से ऐसी चीज़ों को कंपनी को साफ साफ मना किया है कि वहाँ के इंडियन से इस तरीके से काम नहीं करना है। तो ये इस पर काम करना शुरू कर दिया। अगले जो बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बनाया। और इसमें साफ साफ ये बात लिखा गया है कि क्या किया, कंपनी के ऊपर पूरी तरह नियंत्रित करने की बात इसमें साफ लिखा गया कि इसकी एक्टिविटी को ध्यान में रखना है और इस पे रेगुलेट करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी पूछ देगा किस में बनाया गया था, तो इसमें बनाया गया है 74 में। अब अगला एक्ट की बात करते हैं, दूसरा एक्ट की बात करते हैं 1781, ठीक है, सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। सेटलमेंट एक्ट है 1781 में, ये लिखा गया सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या सेटलमेंट एक्ट, एक्ट ही लिख दो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है।
इसमें क्या किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया, जो कोलकाता की जो सरकार थी, ठीक है, उसको क्या किया गया, इसका दायरा और बढ़ा दिया। जैसे कोलकाता के पहले इसका लिमिटेशन था कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना देता हूँ तब अब आपको समझ में आएगी। जैसे यहाँ ले लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए इंडिया है तो यहाँ जैसे कोलकाता है तो कोलकाता पहले यहाँ तक सीमित था, ठीक है। इसने क्या किया कि धीरे धीरे अब बंगाल, ये पूरा बंगाल हो गया और बिहार हो गया, ये झारखंड होते हुए पूरा उड़ीसा, यानी इन सारे सेक्टर को क्या किया गया, तीनों स्टेट को इसके अंडर कर दिया, यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन तीनों को क्या किया, इसमें मिला दिया राइट ऑफ सेटलमेंट में, कि अपना जो पावर था, जो गवर्नर जनरल का था, अब कोलकाता से धीरे धीरे क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया, पहले मुंबई और कोलकाता, पहले ही मुंबई और मद्रास पहले से भी कर चुका था। तो ये चीज़ें क्या गए, धीरे धीरे क्या कर रहा है, अब इंडिया के ऊपर धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन कर रहा है। कौन, ब्रिटिश कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ अब धीरे धीरे अपने पावर को भी बढ़ाने लगा और आगे इस तरीके से आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये दो एक्ट हो गया। अब बात करते हैं, अगला एक्ट की बात करते हैं। अगला जो एक्ट आता है 1784 का, उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब देखिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें दो तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, यानी दोहरे प्रशासन स्टार्ट किया। एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, हिंदी में लिख देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दो स्टार्ट किया। जो पहले वाले में इसमें क्या की, डायरेक्टर में व्यापारियों के लिए, व्यापारिक गतिविधि को कंट्रोल करना। पहले वाले में क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है व्यापारिक गतिविधि को कंट्रोल कर रहा था, यानी व्यापार जितना भी ट्रेड हो रहा था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जो वहाँ के व्यापारी आकर के ट्रेड करते थे, उसके लिए बोर्ड बनाया था। यही कंट्रोल कर रहा था, कौन, ब्रिटेन कर रहा था व्यापारी के लिए। दूसरा कंट्रोलर, ये जो था ये राजनीतिक मामलों के लिए, राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हो गया राजनीतिक, यानी यहाँ की स्टेबिलिटी कैसे लाए, यहाँ पे कैसे रूल करना है, इसका काम कौन देख रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और इसमें नियम जो बनाएगा 1784 में, कि इस एक्ट में हमने ये दो मेंशन कर दिया, एक्स्ट्रा बना दिया, ताकि इसका काम अलग दे दिया, इसका काम अलग डिवाइड कर दिया। इस तरीके से ये काम को आगे बढ़ाया गया। अब बात करते हैं 1793 की। अब देखिए 1793 की बात करता है। इसमें साफ साफ क्या कहा गया, सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन। अब देखिए इसमें क्या है, इसको चार्टर एक्ट बोला गया, कर्मचारियों चार्टर एक्ट, यानी जितने भी जो काम कर रहे थे अंग्रेज लोग, जो एम्प्लॉय थे या यहाँ लोगों को जो हायर किया था, पहले क्या होता था, पहले वहाँ से उसकी सैलरी दी जाती थी। अब क्या बोला कि भारतीय रेवेन्यू से, यानी भारतीय राजस्व से, यानी यहाँ जो कमाई हो रही है, यहाँ जो पैसा है भारतीय का, इन्हीं लोगों से ले करके देना है सबको। तो ये क्या किया, अब धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया कि अब इन्हीं लोगों से पैसा लेकर के लेना है, देना है, सब कुछ करना है और बाहर भी भेजना है यहाँ से पैसे, ठीक है। तो इस तरीके से 93 का एक्ट आया जो इसमें बोला। फिर अगले बात करते हैं 1813 की। ये एक्ट क्या कहता है, कह रहा है कि कंपनी के लिए, जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 20 साल के लिए मतलब लीज, उसको परमिशन दिया जाता था कि 20 साल और कर लो। पहले जो काम कर रहा था उसके लिए क्या किया, 20 साल बोला कि 20 साल आगे तुम और व्यापार कर सकते हो। तो 20 साल के लिए क्या हो गया, इसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है, बढ़ा दिया गया। लेकिन किसके साथ बढ़ाया गया, ये चीन के साथ, यानी चीन के साथ व्यापार 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 20 साल के लिए चीन के साथ व्यापार कर सकते हो। ये अंग्रेज गवर्नमेंट का वहाँ का था कि अब जो है
कर सकता है, चीन के साथ कर सकते हो, लेकिन इंडिया के साथ खत्म कर दिया गया। इंडिया के साथ इसको क्या कर रहा है कि खत्म कर दिया गया। ठीक है, 20 साल के लिए चीन के लिए परमिशन दिया गया और इंडिया के साथ क्या कर दिया गया, पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें है दूसरी बात है कि जो पहले जो ईसाई पादरी होते थे पहले इंडिया में वो नहीं आते थे, तो ईसाई पादरियों के लिए क्या किया गया कि उन लोग के लिए परमिशन दिया गया। ठीक है, यानी जितने भी क्रिश्चियन थे पहले इन लोग की परमिशन नहीं थी इंडिया में आने की, अब यहाँ से क्या किया गया, परमिशन दे दिया गया कि आप इंडिया आ सकते हैं, आप भी यहाँ व्यापार कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं प्राइवेट लोगों को वहाँ की आम जो अंग्रेज हैं उन लोगों के लिए भी परमिशन दिया गया कि अब इंडिया में आप जा करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कंपनी को क्या कर दिया, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, पूरी तरह से उसको। अब आता है 1833 का एक्ट। ठीक है, 1833 का एक्ट हो गया, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड ही लिख दो 1833 का। इसमें क्या किया है कि व्यापारिक जो है, जो अंग्रेज जो 20 साल के लिए भी जो परमिशन दिया गया था चीन के साथ, अब ये भी ख़त्म कर दिया गया। कब, 1833 में इसको क्या किया है, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और आम लोगों के लिए खोल दिया गया। कंपनी पूरी तरह से, अब देखिए यहाँ चीन के साथ ये एक्ट में पूछ देगा किसके साथ 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था या किसके साथ इंडिया के साथ ख़त्म कर दिया, किस एक्ट के द्वारा, तो 1813 के द्वारा। 33 में क्या है, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। पहला ये है। दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, भारत का, अब पूरे भारत का। अब देखिए एक बंगाल से स्टार्ट किया, धीरे धीरे बढ़ते हुए सारा स्टेट कवर किया, फिर मुंबई या यहाँ जो चेन्नई मद्रास को कंट्रोल किया। उसके बाद क्या किया, अब कर रहे बंगाल के साथ साथ अब भारत का गवर्नर जनरल बनने लगा गया। यानी पहले जो कोलकाता का था, कोलकाता के नाम से जाना जाया, अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहाँ से 1833 का एक्ट में ये शामिल। ये डायरेक्ट बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किस एक्ट के द्वारा, तो ये है 1833 का एक्ट है जो इसके द्वारा बनाया गया। इसके बाद इसमें तीसरा और काम किया, इस एक्ट में जोड़ा गया कि दास प्रथा को कंट्रोल किया गया। यानी एक तरह से ख़त्म करने की बात हुई है, दास प्रथा को खत्म, ये इस पर कानून बनाया या ख़त्म करने की बात की गई थी। ये तीसरा जो पॉइंट है। चौथा है कि अब विधि बनाने की बात आती है, कानून यानी विधि आयोग बना, इसमें विधि आयोग बनाया गया, यानी लॉ कमीशन बनाया गया। लॉ कमीशन इसीलिए बनाया गया कि आगे और कैसे कैसे हम रेगुलेट करेंगे पूरे इंडिया को, इस तरीके से इन लोगों ने बनाया। और इसमें जो है लॉर्ड मैकाले को क्या किया गया, विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया इसमें, लॉर्ड मैकाले। तो ये देखिए किस एक्ट के द्वारा है, 1833 के तहत लॉर्ड मैकाले। यही वो आदमी है जिसने क्या किया कि पूरी हमारा एजुकेशन सिस्टम को चौपट किया है। आज का जो देख रहे हैं हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है, मैकाले और विलियम बेंटिंग, ये दोनों ने मिल करके इस तरीके से सिलेबस डिज़ाइन किया था, जिसकी वजह से आज भी हम लोग भुक्तभोगी हो रहे हैं। और क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या सब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये इसी का दिया हुआ सारा किया करना। मास्टरमाइंड यही है, ध्यान से देखिए इसको ये मास्टरमाइंड है मैकाले। इसी ने पूरी एजुकेशन सिस्टम 1835 का जो हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशन सिस्टम, यही है शख्स जिसने आज का जो एजुकेशन सिस्टम है जो यही है। और देखिए जो विधि बनाया है ये 1835 और 1861 का जो बनता है ये पुलिस कानून है, इसी ने ये सब सारा इसका किया करनामा इस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं अब देख लीजिए कि इस तरीके से जो एक एक है, जो एक्ट है, एक एक एक्ट में कैसे कैसे धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया, पहले कंपनी पे कंट्रोल किया, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में कैसे एक्सपेंशन अपना स्टार्ट किया, और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा लगभग भारत को क्या किया, एक तरह से पूरा कैप्चर करने की बात सामने अब आने लगी है।
तो अभी क्या होगा कि अभी हम लोग 1833 तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले एक्ट की बात करेंगे। इसमें 2 से 3 वीडियो बनेगा, 3 वीडियो आएगी। और इसमें क्या होगा कि 3 वीडियो में अगर थोड़ा थोड़ा करूँगा तो इससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, उससे आपको समझना आसान होगा। तो इस तरीके से आप करिए। ये बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, नो डाउट। इसको ये चीज़ है कि किस एक्ट में आपको याद करना पड़ेगा कि 1833 है तो 4 पॉइंट मैंने बताया कि 4 वो कानून इसमें लागू किया गया है। तो चारों का जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके अलावा भी और है, लेकिन एग्जाम में हमें यही देखने को मिलता है। कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी एक आध कर दिया कि अगर पॉसिबिलिटी अगर इनकेस नहीं आता है तो ये आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप लूसेंट पढ़िए, खोल करके देखिए कि 1833 में कौन कौन सा एक्ट है और कौन से मैंने कराया है, उसको अंडरलाइन आप कर लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए। या तो यहाँ आप लिख करके देख के लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखते जाइए, या फिर उसके ऊपर हाइलाइटर का इस्तेमाल करिए और हाईलाइट कर दीजिए कि बस हमको 1833 में यही पढ़ना है, 1893 में यही पढ़ना है, 13 में हमको यही पढ़ना है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो क्या होगा, अब इसके बाद जैसे आप पढ़ोगे पूरा चैप्टर जब समाप्त होगा तो आप क्या करिए कि मार्केट में बहुत सारे जैसे घटना चक्र की भी बुक आती है, इस चैप्टर के नाम से आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, मतलब जब से, चाहे एसएससी में हो, ग्रुप डी में हो, पीसीएस में हो, जितने भी एग्जाम में आए होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आप उसको बनाने का कोशिश करिए। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि इससे अलग हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा, उसका एक और लेवल होता है। ये तो लूसेंट का लेवल है, मैंने कराया, जितना मैक्सिमम कवर कर जाएगा। इससे एक और लेवल है जो उसको हम लोग करेंगे तो एक भी बाहर नहीं जाएगा, वो हो गया यूपीएससी के लेवल का। यानी यूपीएससी में इसके साथ साथ इसका और लेवल आता है। ये तो बेसिक लेवल हो गया, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है लगभग इसमें सारा कवर हो जाएगा। लेकिन वही अगर कोई पीसीएस में भी इससे एक कदम थोड़ा सा आगे हो जाता है, या यूपीएससी में तो होता ही होता है, तो उसको ध्यान में ना रख के पहले इन सारों को इतना भी अगर आप पचा लेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर भी एनालाइज करके मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से कवर होंगे। रेयर होगा कि एक आध क्वेश्चन में ऐसा मिस हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी कम है। तो ये आप जितना मैं करा रहा हूँ उतना करिए और इतना ही आपके लिए कवर होगा। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ, इसका आगे क्या सीखना है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपका कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं कि कैसा है, उसको मैं बिल्कुल करूँगा, कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और ताकि जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ग्रुप तक पहुंचाइए, जो तैयारी कर रहे हैं उस ग्रुप तक पहुंचाइए, ताकि ये वीडियो जाए, लोगों तक पहुंचे। और जितना सर्कुलेट होगा, जितने लोग देखेंगे, जितना इंटरेस्ट आप लोगे, उतना ही हम और क्लियरिटी लाएंगे और बढ़िया से देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।